नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं लेकर फिजिक्स इन फिंगर टिप्स। आज की जो वीडियो है ऑप्टिक्स पे है, प्रकाशिकी पे, क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए। तो सर्वप्रथम मैं आपको कुछ पॉइंट्स इसमें देना चाहूँगा कि जो वस्तुएं स्वयं प्रकाशित होती हैं, स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, वे दीप्त कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वो दीप्त वस्तुएं, जैसे सूरज है, बल्ब है, ये जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है। और दूसरा, अदीप्त वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, अदीप्त वस्तुएं, लेकिन उनसे प्रकाश टकराने के बाद हम तक पहुंचता है तो वो वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश की उपस्थिति में ऐसी वस्तुएं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जो प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देती हैं, स्वयं का अपना प्रकाश नहीं होता। जैसे चंद्रमा है या कोई भी वस्तु है जो दिखाई दे रही है लेकिन अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। दो चीजें हो गई। अब जो ऑप्टिक्स है, इसके हम प्रकाश के एक तो ज्योमेट्रिकल अप्रोच से अध्ययन करेंगे और एक फिजिकल अप्रोच से अध्ययन करेंगे। फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम रे डायग्राम जो बनाते हैं, जैसे प्रकाश के परावर्तन का डायग्राम ज्योमेट्रिकली जो मेजर करते हैं हम, तो उस तरह का जो प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा है, कुछ इस तरह का प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो तो आ जाता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। लेकिन फिजिकल ऑप्टिक्स में क्या आता है कि जो प्रकाश के अपने नेचर की वजह से, अपने गुणों की वजह से, जैसे विवर्तन की घटना और उसका व्यतिकरण की घटना या प्रकाश की ध्रुवण हो जाना या प्रकाश का डिस्पर्जन हो जाना, ये प्रकाश के अपने गुण हैं, तो उनका हम फिजिकल ऑप्टिक्स में अध्ययन करेंगे। अब आते हैं हम कि कोई ऑब्जेक्ट हमें दिखाई कैसे देता है। तो जब प्रकाश किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो उससे टकराने के बाद लौटकर हमारी दृष्टि पे, आंखों पे पड़ता है, और हमारी जो संवेदना है, दृष्टि संवेदना, उनके तहत हम उसको महसूस करते हैं कि हाँ कोई ऑब्जेक्ट है, यानी इमेज फॉर्मेशन हो जाती है उस ऑब्जेक्ट की हमारे मस्तिष्क में। अब इमेज और परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन यानी हिंदी में बोलते हैं परावर्तन। तो हम एक तरह से ऐसा समझ सकते हैं कि जब किसी अपारदर्शी माध्यम में, जिसमें पार न दिखाई दे, किसी अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश गिर रही है तो उसमें से टकराने के बाद वो वापस लौट जाती है उसी माध्यम में, उसी तल में। अब प्रकाश के परावर्तन की घटना को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई ऑप्टिक रे जो पड़ रही है अपारदर्शी माध्यम पे, जो प्रकाश इसमें से होकर के नहीं गुजरता है, इसमें पड़ रहा है तो यहीं वापस चली जाएगी। तो जिस रास्ते से ये पड़ रही है ठीक उसी रास्ते वापस चली जा रही है, तो इसको कहते हैं, इस परावर्तक तल पर, ये तल क्या कहलाता है? परावर्तक। इस परावर्तक तल पे जो प्रकाश आपतित हो रहा है जिस मार्ग से, अगर उसी मार्ग से वापस लौट जाता है तो इस मार्ग का जो रेखा है उसको हम अभिलंब कहते हैं, इस पर। और कोई आपतित किरण ऐसे पड़ी तो वापस टकरा के ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, जितना एंगल ये इस इंसिडेंस का बना रहा है उतना ही एंगल रिफ्लेक्शन का भी बनाएगा। तो इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल जो परावर्तन की नियम है उन पे हम थोड़ा सा चर्चा कर देंगे। परावर्तन तो आप समझ गए कि किसी ऑब्जेक्ट से प्रकाश की किरण का वापस आ जाना। तो इसके लॉज हैं, कुछ नियम है। पहला नियम है कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण,
रे ऑफ इंसिडेंट और रे ऑफ रिफ्लेक्शन और ये जो नॉर्मल होता अभिलंब, ये तीनों के तीनों एक ही तल पे उपस्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। आई रे, इंसिडेंट रे, कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। ध्यान में रखना, सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब है, सपोज ये दीवार है, हमारे पास एक तल है ये। अब जो इंसिडेंट रे इस तल में आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद इसी तल में जाएगी, इधर के लिए नहीं आ जाएगी, किसी दूसरे तल में, ग्राउंड फ्लोर का जो तल है इसमें नहीं आएगी। अगर इस वॉल पे है तो इसी में वापस। तो ये समझने वाली बात है कि जिस प्लेन में इंसिडेंट हो रही है उसी में रिफ्लेक्टेड बैक होएगी ये, और नॉर्मल, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। नंबर 2, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण होता है आपतन कोण। आपतन कोण। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। ये दूसरा नियम है, I इक्वल्स टू R, दिस एंगल। और मेजरमेंट जो एंगल का करना है वो कहां से करना है, नॉर्मल से करना है, अभिलंब से करना है, यहां से नहीं करना है। कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि कोई आपतित किरण किसी तल से 30 अंश का कोण बनाती है, परावर्तक तल से कितने अंश का कोण बना रही है, 30 अंश का, तो इसके परावर्तन कोण का मान ज्ञात किए। तो हम क्या कर लेते हैं, सीधे से आंसर लिख देते हैं 30 डिग्री, जो कि गलत है। हमने क्या कहा कि नॉर्मल से मेजर करना है। अगर परावर्तक तल से 30 डिग्री है तो नॉर्मल से कितना होगा, 60 डिग्री। तो इसका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी कितना होगा, 60 डिग्री। तो क्वेश्चन पूछा गया था परावर्तक तल से एंगल, और उत्तर पूछा, क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि परावर्तन कोण का मान ज्ञात करो। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, या कई बार ऐसा आ जाता है कि कोई आपतित किरण अभिलंबवत गिर रही है, 90 डिग्री के कोण पर गिर रही है, किस पर, परावर्तक तल पर, तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो लोग क्या कर देते हैं, 90 डिग्री सोच लेते हैं, गलत है, क्योंकि मेजरमेंट नॉर्मल से होना है तो नॉर्मल से ही वापस चला जाएगा, यानी 0 डिग्री पे आपतित हो रही है और 0 डिग्री पे ही परावर्तित हो रही है। तो ये दो चीजें बड़ी समझने वाली थी जो आपको हमने ढंग से बता दी हैं। तो इन नियमों का उपयोग करते हुए समतल दर्पण से इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, तो इमेज फॉर्मेशन यानी प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इमेज फॉर्मेशन, और इमेज कितने प्रकार की होती है ये भी समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इमेज इज 2 टाइप। नंबर 1 इज रियल इमेज और नंबर 2 इज ये जो वास्तविक इमेज को प्रतिबिंब। और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। अब इनको भी समझना है, आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं। जब कोई मिरर हो हमारे सामने, अपारदर्शी समतल दर्पण, दूसरी साइड पॉलिश कर दी और उस पर एक नॉर्मल डाल दिया और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट खड़ा किया ए बी। अब जो प्रकाश की किरण इस ऑब्जेक्ट पे टकरा के ऐसे यहाँ से यहाँ गिरती है तो वापस वो ऐसे ही आ जाएगी, लेकिन यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी। और दूसरी किरण, जो प्रकाश की किरण ऐसे गुजरेगी, वो टकराकर जितना एंगल यहाँ पे आई बना रहा उतना ही आर बनाते हुए वापस बैक आ जाएगी सेम प्लेन में, लेकिन यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी।
तो आती हुई प्रतीत हो के जहां पर ये पॉइंट मिल रहे हैं वहां से एक नॉर्मल इसकी ऐसे इमेज फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक, तो ये दो समांतर रेखाओं के बीच अभी लंबवत दूरियां हैं, ये इक्वल हो गई, और ये आर और ये भी आर शीर्षाभिमुख कोण हो गए, और आई और आर आपस में बराबर होते हैं, तो एंगल साइड एंगल के नाम से ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल हो जाएंगे, यानी सर्वांग सम त्रिभुज हो गए ये वाला और ये वाला त्रिभुज। भुजाएं आपस में बराबर क्योंकि समांतर रेखाओं के अभिलंबवत हैं, ये एंगल भी बराबर और ये एंगल भी बराबर। तो साइड एंगल साइड से क्या बन रहा है, ये साइड एंगल इससे बन रहा है ये सर्वांग सम। सर्वांग सम के सभी अंग समान होते हैं, यानी जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूर इमेज फॉर्मेशन होगी, लेकिन ये इमेज रियल लाइन से नहीं है, ये इमेज डॉटेड लाइन जो दिखा रहे हैं कि यहाँ से आभास हो रहा है, जैसे वहां से आ रही है ये रेज, यहाँ से देखने पे ऐसा आभास होता है वहां से आ रही है, तो आभासी प्रतिबिंब, ये कैसा प्रतिबिंब बना, आभासी प्रतिबिंब बना। और लेंस के पीछे, यानी इसको हम किसी स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते हैं, तो जब हम किसी स्क्रीन पे किसी इमेज को नहीं दिखा सकते हैं तो वो हमें आभासी प्रतिबिंब होता है, और वो हमेशा रियल लाइंस से आपस में क्रॉस होने के कारण नहीं बनता है। तो इस तरह की जो इमेज होती है जो आभास कराती है प्रतिबिंब के बनने का, उसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये प्लेन मिरर का आपने देखा कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूर इमेज भी बनती है। अब माना हमने एक दो परावर्तक तल इस तरह से रख दिए, कुछ इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज दिखाई देंगी, हमें ये समझने के लिए एक एंगल है कि एक सूत्र है, नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1। तो 360 और ये म्यूचुअली कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है, -1, 9 चौक 36, 4 में से 1 या 3, तो इसकी हमें 3 इमेज दिखाई देंगी। अगर कोई 60 डिग्री पे है, 60 डिग्री पे हैं दो परावर्तक तल और उनके बीच हमने किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो इसकी इमेज कितनी बनेगी, 360 अपॉन 60 माइनस 1, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 इमेजेस बनेगी। तो एक फॉर्मूला ये भी आता है कि अगर दो परावर्तक तल इतने डिग्री के एंगल पर हैं तो उनकी इमेज कितनी बनेगी। ठीक, तो इस तरह से हम इमेज फॉर्मेशन समझे सिंपल प्लेन मिरर का। ठीक है, अब आते हैं कुछ गोलीय दर्पण की ओर कि सपोज हमारे पास फुटबॉल की तरह खोखला गोला है एक कांच का, और उसका एक सरफेस हमने ऐसे अलग किया और एक सरफेस ऐसे अलग किया। इस सरफेस को हम इसके सेंटर से लेके चले इतना, तो ये सेंटर से, और इस तरह से ये सेंटर से जो बीच का सेंट्रल पॉइंट होता है इस दर्पण का, इस दर्पण की हम एक साइड क्या कर देते हैं, ऐसे पॉलिश कर देते हैं। तो इसका जो ये वाला तल है उभरा हुआ तल है, इस उभरे हुए तल के कारण इसको उत्तल कहते हैं, उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं इसको, उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। ठीक, अब इसका जो ये सेंटर होता है इस कर्व का नहीं है बल्कि कर्वेचर है, पूरा पृष्ठ है वो गोल सा इस तरह ऐसे पूरा ये कवर्ड एरिया है, और एक गोला सा ले रखा हमने गोल मिरर, तो अंदर धसा हुआ है जिसका ये पॉलिश वाली साइड, और जो इमेज के लिए है वो उधर उभरी हुई साइड है। तो उत्तल
दर्पण नाम है, और इस केंद्र को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। और यहां पर के पॉइंट को कहते हैं हम ध्रुव, पोल ऑफ मिरर, ध्रुव। और वक्रता केंद्र से पोल तक की दूरी को त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब देखिए, रेडियस, केंद्र से कोई भी लाइन इस पर तल पर डलेगी तो हमेशा क्या होती है, त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है, हमेशा नॉर्मल होती है, अभिलंबवत होती है, एक ज्ञान रखना ध्यान से। और इस को जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से जाती हुई सीधी रेखा है, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। इसी तरह से इस वाले पीस को लेते हैं, कर्वेचर को, और यहाँ इसका सेंटर है, और सेंटर से पोल से जाती हुई लाइन, और यही प्रिंसिपल एक्सिस। ये धसा हुआ तल है जिधर से इमेज फॉर्मेशन होनी है, ऑब्जेक्ट रखनी है साइड में इधर, तो ये धसे हुए तल की वजह से इसको अवतल कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। ये बीच में गहरा होता है। अवतल दर्पण का अंग्रेजी में नाम है कनकेव मिरर। ठीक, अब इसकी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन जो पड़ेगी वो हमेशा त्रिज्यीय होगी। त्रिज्या हमेशा नॉर्मल होती है पृष्ठ पर। जब हम टेंजेंशियल लाइन खींचते हैं ना स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा पे ये हमेशा अभिलंबवत गिरती है। इसका मतलब जो भी इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू दर्पण के पृष्ठ पर प्रकाश की किरण पहुंचेगी वो अभिलंबवत गिरेगी, नॉर्मल गिरेगी। ठीक है, अब यहां पर भी प्रकाश के नियमों का हम पालन करते हुए इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो हम अवतल दर्पण की स्थिति को लेते हैं। तो अवतल दर्पण ये है हमारे पास, इसका इधर ये पॉलिश्ड है दूसरी साइड, और इसको अगर हम पूरा गोला बना दें, किसी एक उसको रेडियस को लेते हुए पूरा गोला बना दें, कुछ इस तरह से बनेगा, तो उसका सेंटर पॉइंट यहाँ पर आएगा। और इस सेंट्रल पॉइंट से हमने क्या कर दिया, प्रिंसिपल एक्सिस डाल दिया और इसको भी आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अब इसकी कुछ विशेष कंडीशन है। सर्वप्रथम हम एक पॉइंट की बात करेंगे इस प्रिंसिपल एक्सिस पर, कि जब कोई प्रकाश की किरण सीधी आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहां पर से हमने क्या किया, नॉर्मल डाल दिया। अब जितना एंगल इसने आई बनाया उतना एंगल यहाँ आर बनाते हुए और ये इधर आ जाएगी। तो जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रहा है, हमने किसके नियमों का पालन किया, परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए सीधी सीधी स्ट्रेट लाइंस डाली। तो यहां पर जब मुख्य अक्ष को काटता है, इसको फोकल पॉइंट कहते हैं। जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, परावर्तित किरण मुख्य अक्ष को काटती है जहां पर, वो फोकल पॉइंट। अब कोई भी सीधी रेखा होगी वो हमेशा फोकल से जाएगी, कोई भी सीधी रेखा होगी वो हमेशा इस सर्टेन पॉइंट से होकर के गुजरेगी प्रिंसिपल एक्सिस पर काटते हुए। तो दिस इज फोकल पॉइंट, और इस फोकल पॉइंट से पोल तक की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, फोकस दूरी। तो दो चीजें हो गई हमारे पास, एक तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या, और एक हो गई फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी। अब इन दोनों में एक रिलेशन है, उसको हम डिराइव करना चाहेंगे। बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड एफ। फोकल को हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं, फोकल लेंथ।
सपोज एक मिरर ले लिया हमने और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई तो ये कट करते हुए इस बिंदु से निकल गई, दिस इज फोकल पॉइंट। और हमने ये रेडियस डाल दी यानी लंब डाल दिया। अब दिस एंगल इज आई तो ये एंगल भी आई हो जाएगा। ये जेड एंगल जो बन रहा है एकांतर कोण, अल्टरनेटिव एंगल्स शायद, और ये दोनों कोण तो बराबर हो गए। अब ये वाला कोण जो है ये आर है और परावर्तन के नियमों के अनुसार आई एंगल इज इक्वल टू एंगल आर, यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गए। अब संगत कोणों की भुजाएं भी बराबर होती हैं और यहां से हमने एक नॉर्मल डाल दिया एम एन, क्वाइट क्लोजर टू पोल। अब देखिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर हो गई क्योंकि उनके कोण आपस में बराबर हैं। संगत भुजा हो गए कोण, संगत कोण संगत भुजाएं आपस में बराबर हो गई। अब हम ये कहते हैं कि ये वाला जो फोकल पॉइंट से m की दूरी है वही फोकल पॉइंट से n तक की यानी p तक की दूरी है। ये क्वाइट क्लोजर है, वेरी क्वाइट क्लोजर, बहुत डिस्टेंस नहीं है p और m में, तो ये नजदीक है, इसलिए हम ये वाली डिस्टेंस को भी इसके इक्वल मान लेते हैं। अब ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर हो गई यानी CF इज इक्वल टू FP, ठीक हो गया, और CP इज इक्वल टू FP प्लस CF यानी 2FP। तो CP हो गई हमारी R और FP हो गई हमारी स्मॉल f, तो R इज इक्वल टू 2F, सो F इज इक्वल टू R अपॉन 2, यानी फोकल लेंथ जो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधी होती है। तो इस तरह से एक रिलेशनशिप बहुत इजीली डेवलप किया हमने कि ये वाला कोण आपस में बराबर हो गए और परावर्तन के नियम से ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हो गई क्योंकि ये इक्वल टू ये। अब संगत जब ये आमने सामने के कोण बराबर हैं तो उनकी भुजाएं भी आपस में, संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी और ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्वाइट इक्विवेलेंट हैं, तो r इज इक्वल टू 2f, तो f इक्वल टू r/2। तो वीडियो देखते रहिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत मज़ेदार तरीके से हम आपको ऑप्टिक्स सिखाएंगे। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पूरी वीडियो देखिएगा। थैंक यू।